नरेश मीणा को बारां के मामले में मिली जमानत। ये बड़ी जानकारी। बारां कोतवाली थाने में दर्ज मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है नरेश मीणा को। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। बारां कोतवाली थाने में दर्ज मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली नरेश मीणा को। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नरेश मीणा को बारां के मामले में जमानत मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नरेश मीणा की हल्की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं इस फैसले के साथ। नरेश मीणा के खिलाफ कुल 27 मुकदमे दर्ज है। 27 में भी अगर बात की जाए तो टोंक में ही 5 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल ये मुकदमा टोंक के मुकदमे से अलग है और इससे कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि ये 2023 का जब पूर्व जो कह सकते मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उनके आवास के बाहर, जो बारां में उनका आवास है, उन आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान जो पुलिस से झड़प हुई, उस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया था बारां कोतवाली थाने में, उस मामले में आज नरेश मीणा को जस्टिस सुदेश बंसल की एक खंडपीठ ने जमानत दी है। फिलहाल इस जमानत का इफेक्ट कहा जाए तो इसमें जरूर राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो 2 अन्य मामले, जो एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला और उसके साथ ही जो देर रात समरावता में जो कह सकते हैं पूरे गांव और पुलिस के बीच में जो उपद्रव हुआ था, उस पूरे मामले में भी अभी वो जेल में है, गिरफ्तार है। ऐसे में अभी दोनों मामलों में जमानत नहीं मिली है, तो एक 12 मामले में जरूर से जमानत मिल गई है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो बारां कोतवाली थाने में दर्ज मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है नरेश मीणा को। और फिलहाल सीधा रुख करेंगे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन का, जहां राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये कार्यक्रम है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, आदरणीय CR पाटिल साहब के कुशल निर्देशन में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत की कल्पना को लेकर चल रहे हैं, 2047 के विकसित भारत के निर्माण की कल्पना में वास्तव में हमारे देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में आज बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। बहुत लंबे समय से हम नारों में ही सुना करते थे, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पर वास्तव में इस दिशा में काम होना चालू हुआ जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और इस दिशा में पूरी गंभीरता से और जमीन पर आकर काम करने की शुरुआत हुई है। आज चाहे भूजल के दोहन का मामला हो, जल प्रदूषण का मामला हो, समग्र जल प्रबंधन का काम हो, इस दिशा में और गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। और उस दिशा में हमारा यह दूसरा कॉन्फ्रेंस बहुत कारगर साबित होगा। मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, CR पाटिल साहब के विजन को, और जो समय पर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, CR पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Ladies and gentlemen, we are also honored to have with us Shri D.K. Shivakumarji, Honorable Deputy Chief Minister, Karnataka. I would request Honorable Chief Minister, Rajasthan, to kindly do the honors of welcoming Shri D.K. Shivakumarji with the floral bouquet. Ladies and gentlemen, Shri Shivakumarji has been a pivotal figure in Karnataka's political landscape for over 3 decades.
notably during his tenure as the Energy Minister. He spearheaded the establishment of India's largest solar power plant in Pavagada, Tumkur. And may I now request the Honorable Deputy Chief Minister to kindly address this esteemed gathering. So let's put our hands together to welcome sir. Sorry, I was a little bit late. Myself and my friend Uttam could have to travel from Bangalore, and I have to pick him from Hyderabad. Anyway, Honorable Chief Minister of Rajasthan, who has hosted Mr. Sharma ji, Bhajanlal Sharma ji, Honorable Minister for Jal Shakti, Government of India, Mr. और चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जयपुर दौरा कैंसिल। 40 के संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर आ रहे थे उपराष्ट्रपति। 40 का संवाद कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। 40 अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की ओर से जानकारी साझा की गई है। तो 40 के संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर आ रहे थे, लेकिन 40 का संवाद कार्यक्रम स्थगित हुआ है और इसी के चलते उपराष्ट्रपति का दौरा भी कैंसिल। और खुद 40 अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। परिवहन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। आज परिवहन सचिव शुचि त्यागी विभागीय समीक्षा बैठक लेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 में जनवरी तक प्राप्त राजस्व की समीक्षा करेंगी। सुबह 10:30 बजे वीसी के जरिए बैठक लेंगी और प्रदेश भर के आरटीओ डीटीओ वीसी के जरिए जुड़ेंगे। उड़न दस्तावार प्रवर्तन कार्रवाई, बकाया चालानों के निस्तारण, ओवरलोडिंग, ई डिटेक्शन, चेकिंग व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के स्क्रैप जैसे विषयों को लेकर भी समीक्षा होगी। और राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। 1 से 2 बजे तक रोडवेज के सभी आगारों में विरोध प्रदर्शन होगा। 2:30 बजे एमडी के नाम सभी मुख्य प्रबंधकों को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं जयपुर के आगारों के पदाधिकारियों द्वारा सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बड़ा प्रदर्शन होगा। रोडवेज प्रबंधन पर डिप्टी सीएम के निर्देशों की पालना नहीं करने के आरोप। रोडवेज की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु फेडरेशन ने 25 सितंबर को मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया था और इसके बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। वार्ता के बाद उप मुख्यमंत्री ने 14 बिंदुओं पर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किए थे और इस पर अभी तक कार्यवाही नहीं होने के चलते 18 फरवरी को सभी आगारों में कर्मचारी प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में निगम प्रबंधन और फेडरेशन के साथ पहले भी त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद उप मुख्यमंत्री ने 14 बिंदुओं पर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किए थे और अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं होने के चलते सभी आगारों में कर्मचारी प्रदर्शन कर आज ज्ञापन देंगे। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, जेके लॉन अस्पताल में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था। जेके लॉन अस्पताल में बेड्स की भारी कमी, गंभीर बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में सिर्फ 471 जनरल बेड उपलब्ध हैं। रोजाना 150 से 200 मरीज भर्ती होते हैं। आईसीयू और सभी जो वार्ड्स हैं वो फुल हैं। एक ही बेड पर 2-3 बच्चों को लेटाने की नौबत आ रखी है। भर्ती बच्चों की मांओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। फर्श या बेंच पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। इमरजेंसी में संसाधनों की कमी, ओपीडी के बाद मरीजों की भीड़ से व्यवस्था भी चरमरा गई है। एमआरआई मशीन अब तक नहीं लगी है। गंभीर मरीजों को एसएमएस अस्पताल भेजा जाता है। लंबी लाइनों के कारण कई बार बिना जांच के ही मरीजों को घर लौटना पड़ता है। अस्पताल में 500 बेड के 10 मंजिला आईपीडी टावर की मांग 2 साल से लंबित है। राज्य भर से 5 लाख से अधिक मरीज
ओपीडी में आते हैं, 60,000 से ज्यादा भर्ती होते हैं और अधीक्षक का यह कहना कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 500 नए बेड्स की जरूरत है। लेकिन अब ये जरूरत कब पूरी होगी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि इससे कई सारी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। खासा परेशान मरीजों को होना पड़ता है। आप देखिए, एक बेड पर अगर 2-3 बच्चे लेट रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। अस्पताल में जहां तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए वहां व्यवस्थाएं ही नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तो बड़ी अव्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, मैं चाहूंगा अस्पताल है उनके लिए करोड़ों लाखों रुपए का बजट मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन सरकारी अस्पतालों सुविधाएं आती है। तो जेके अस्पताल की हम बात करें तो यहाँ पर मरीजों के लिए, जो बच्चों के लिए जो बेड है उसके अंदर करते हैं, बच्चों को घंटों इंतजार करता है। मात्र 471 जनरल वार्ड है। वही रोजाना अगर ओपीडी की हम बात करें बच्चों की 250 तो मरीज यहाँ चलिए, जानकारी लेंगे बाद में। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद जानकारी साझा करने के लिए। तो कई सारी अव्यवस्थाएं हैं अस्पताल में जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। लंबी लाइनें लगती हैं और ऐसे में बिना जांच के ही मरीजों को घर लौटना पड़ता है। और अब जयपुर से बड़ी खबर। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत मेडिकल लैब पंजीकरण के नए नियम लागू। मेडिकल जांच लैब के लिए पंजीकरण और मानकों का निर्धारण किया गया है। सभी लैब संचालकों को एमबीबीएस डॉक्टर और न्यूनतम 2 लैब टेक्नीशियन रखने अनिवार्य होंगे। लैब में लगाए गए उपकरणों की सूची पंजीकरण आवेदन के साथ जानकारी देनी होगी। ओपीडी रजिस्टर, मेडिको लीगल रिकॉर्ड और फीडबैक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। संचालकों को बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का तरीका भी बताना होगा। लैब के बाहर संचालक प्रभारी पंजीकरण संख्या, परामर्शदाताओं की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। सरकार जांच शुल्क तय नहीं करेगी। संचालक स्वयं फीस निर्धारित कर फीस का निर्धारण कर सकेंगे और जो तरीका है निर्धारण का संचालकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। पंजीकरण नियमों का पालन नहीं करने वाली लैब पर कार्रवाई हो सकती है। नियम लागू होने से जांच लैब में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। और अब खाजूवाला से खबर, जहां छतरगढ़ स्थित बायोमास पावर प्लांट में आगजनी का मामला। ये बड़ी जानकारी। करीब 40 घंटों बाद भी प्लांट में आग सुलग रही है। पराली में लगातार आग सुलग रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हजारों टन पराली जलकर खाक हो गई है। कल फिर से शुरू कर दिया गया है प्लांट में कार्य, लेकिन आग पर पूर्णतः काबू नहीं पाया जा रहा है। प्लांट में कंपनी की ओर से नहीं थी अग्निशमन की व्यवस्था। स्थानीय प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में निजी प्लांटों में समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों चेक नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा प्लांट की आगजनी से आसपास के क्षेत्र में अगर कोई जनहानि होती है तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये भी बड़ा सवाल। ऐसे में स्थानीय लोगों ने निजी प्लांट की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। छतरगढ़ कस्बे का ये पूरा मामला है। और अब चौमू से बड़ी खबर, जहां NH-52 पर चलती बस में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई और बस में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगी थी। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ये आग रही होगी। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत रही, फिर आग पर काबू पाया जा सका। चौमू के टाटियावास टोल प्लाजा के पास का ये पूरा मामला है। और कोटा में खबर का असर देखने को मिला है। ठेका कर्मचारियों को एरियर भुगतान पर आश्वासन मिल गया है। एरियर भुगतान को लेकर लिखित में आश्वासन मिला है। 19 फरवरी तक कर दिया जाएगा एरियर का भुगतान। साथ ही लिखित आश्वासन के बाद दोनों संगठनों से बात करके हड़ताल भी खत्म करवाई गई और सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए।
मध्य प्रदेश के यूडीएच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने निकायों की दयनीय स्थिति को लेकर कहा है कि निकायों में वोटों के चक्कर में टैक्स नहीं लगाया जाता, जबकि ऐसा गलत है। टैक्स लगाना चाहिए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय झुंझुनू आए थे। झुंझुनू में रानी सती दादी के परिवार सहित दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। और साथ ही सोमवार को ही इंदौर में हुई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई के सम्मेलन को लेकर भी सवाल उनसे किया गया, जिसमें वो वर्चुअली शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि निकाय प्रमुख थोड़ा साहस दिखाकर टैक्स लगाएं, जिससे मध्य प्रदेश में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब शहरी क्षेत्रों के लोगों पर टैक्स का बोझ पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट मीट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। को धार्मिक यात्रा है और यहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ की व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है और दर्शन करके बहुत आनंद आता। बड़ा भक्तिमय वातावरण है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों को सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई। मैं तो यहाँ तो पहली बार आया, पर सालासर बालाजी काफी जाता था। उन्होंने देखा कि शनि शनि वहाँ पर व्यवस्था और अच्छी होती जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार व्यवस्थाओं का भी विस्तार हो रहा है और बहुत आनंददायक, बहुत भक्तिपूर्ण वातावरण है, मन को आह्लादित करने वाला। ये देखिए, ऐसा है कि यूजर शुड पे, महंगा पानी खरीदो और सस्ता बेचो। उसमें कभी कोई भी व्यापारी अगर ऐसी दुकान पे बैठेगा तो दुकान में घाटा होगा ही। तो शासन के भरोसे देखना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर नगर निगम बने, इसके लिए बहुत जरूरी है। लोग वोट के चक्कर में। और कोटा की इटावा से अब खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए, हल्की बूंदाबांदी का दौर भी शुरू। तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ी है। मावठ से किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। और टोडा भीम में भी बदला है मौसम का मिजाज। टोडा भीम में बारिश का दौर शुरू हुआ। पिछले 1 घंटे से लगातार बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। किसानों के माथे पर इसे लेकर चिंता की लकीर है। सरसों की फसल खेतों में कटी हुई है। कटी हुई सरसों की फसल को बारिश से नुकसान है। हालांकि गेहूं की फसल के लिए ये बारिश रामबाण है। टोंक के उनियारा से अब खबर है, जहां उनियारा उपखंड क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज अचानक बदला। मौसम के बदलने से बारिश का दौर यहां पर शुरू हो गया और अचानक बारिश के शुरू होने से तापमान में गिरावट देखी गई है। और दौसा की सिकराय से अब खबर है, जहां भी क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखा। सुबह होते ही बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। गेहूं की फसल के लिए बरसात फायदेमंद हो सकती है। खूब आराम से सोए थे और सुबह उठते एकदम बूंदाबांदी सी दिखाई दी। पटपट चद्दरों पे पड़ी तो हमने एकदम चेत हुआ। बाहर देखा तो देखिए बूंदे गिर रही हैं। ये बरसात, ये बूंदाबांदी, ये माउट जो बोलते हैं, ये गेहूं के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन सरसों के लिए नुकसानदायक है। जिस सरसों कट गई है उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है और सरसों की फलियां फूल जाती हैं। और अगर हवा चल गई तो गेहूं के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद भी है, नुकसानदायक है, दोनों चीजें हैं। तो भगवान ने पता। और अब अलवर के सरिस्का से खबर है, जहां गरेट जंगल में करीब 4 साल के पैंथर का 6 दिन पुराना शव मिला। टहला रेंज में और पोस्टमार्टम कर शव का अंतिम संस्कार किया गया है। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर दीनदयाल मीना, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहन लाल मीना, राजगढ़ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे।
और अब खाजूवाला से खबर है, जहां पुगल ब्रांच नहर के किसानों का धरना लगातार जारी है। आईजीएनपी की आरडी 620 पर 6 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। पुगल ब्रांच नहर पर पानी देने की मुख्य मांग इनकी है और साथ ही कल संभागीय आयुक्त और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी, जो विफल हो गई थी। इसके बाद किसानों ने 620 हेड पर देर रात ऐलान किया। किसान नेता भूपराम भांबू आज से अनशन पर बैठेंगे। शाम 5 बजे तक का सिंचाई विभाग को अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि यदि 5 बजे तक सिंचाई विभाग का अधिकारी कोई नहीं पहुंचता है मौके पर वार्ता के लिए, तो जबरन पुगल ब्रांच नहर में पानी छोड़ा जाएगा। और कल हेड पर किसानों के चढ़ने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एडिशनल एसपी कैलाश सिंह, साथ ही सीओ अमरजीत चावला के नेतृत्व में आरएसी और पुलिस बल तैनात। आईजीएनपी नहर के 620 हेड का ये पूरा मामला कमिश्नर साहब से मिले और वो जो हरी के पत्तन डेलीगेट भेजा था वो भी मिला था, पर वो हम अलग अलग दोनों मिले। मिलने के बाद कमिश्नर साहब के जो है उनसे हमें वार्ता ये हुई भी हमें पानी दो, हमें पानी जो है पूरा 850 क्यूसेक दो, जो कोई भी नहर चलाओ उसका पानी पूरा दो, जो टेल पोर्शन तक पानी पूरा पहुँचे। ये अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो डिग्गियाँ कहाँ से भरोगे, हम प्यासे भी मरेंगे, फसल भी मरेगी। इसलिए दोनों चीज़ बचानी है तो पानी हमें पूरा दो। और पानी जो है कमिश्नर साहब कहने लगे कि पानी इनके पास है नहीं, मेरे को पानी है और पानी ये ले सकते हैं। बीमारी सारी रुस्तगी साहब से है और इसको पानी पीछे से पंजाब से भी लेना। पंजाब और बीकानेर के पांचों से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की कार्रवाई और आरोपी प्रेम प्रकाश बिश्नोई निवासी फलौदी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 11.69 ग्राम अवैध एमडी भी बरामद की गई है। साथ ही एक स्कॉर्पियो कार को भी जब्त किया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। साथ ही थाना अधिकारी रामकेश मीणा ने ये कार्रवाई की। और अब बीकानेर से खबर है, जहां अवैध हथियार सहित 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों आरोपी सक्रिय गैंग के सदस्य। ये बड़ी जानकारी। 3 पिस्टल और 52 कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी रोहित राणा, राहुल और मोहित राणा को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गंगशहर थाना अधिकारी परमेश्वर सुधार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तीनों आरोपी सक्रिय गैंग के सदस्य हैं। 3 पिस्टल और 52 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। चूरू जिले के तारानगर में जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कसवा को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसे लेकर तारानगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। तिलोकाराम कसवा ने दर्ज मामले में बताया कि उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कॉल पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वाले ने अपना नाम गोविंद सिंह बिश्नोई लॉरेंस बताया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पास में 10 बजने से 10 मिनट पहले कॉल आया था। वो धमकी भरा कॉल था कि हम लॉरेंस गैंग के गोविंद राम बिश्नोई बोल रहा हूँ और आपने ये कोई पहले विवाद था कोई शिका का आप उसकी पैरवी कर रहे हैं तो आपको इसका सबक मिलेगा और आपको जान से मारेंगे, ये तय मान लो। आप जहाँ भी मिलेंगे आपको बख्शे नहीं जाएगा। दोबारा आपको ऐसे स्थान पर मारेंगे जहाँ जंगल में कोई पानी आपको देने वाला नहीं मिलेगा। और फिर दोबारा मैं वो काट दिया टेलीफोन। दोबारा टेलीफोन फिर आया, मैंने दोबारा अटेंड किया। दोबारा मैंने कहा अरे भाई क्यों मेरे को कहा कर भयभीत कर रहे हो आप? क्या नहीं भयभीत नहीं, आप तो 1-2 दिन के मेहमान हैं, आपको तो मारेंगे, आपको इलाज करना वो कर लो चाहिए। तो वो ठीक है। और अब प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने 2500 लीटर वॉश नष्ट किया है। मौके पर 4 भट्टियों को भी तोड़ा है। आबकारी विभाग और धोलापानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई और दबिश के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। और अब अजमेर से खबर, जहां बच्चों की कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। गंज थाना क्षेत्र के लौंगिया क्षेत्र में ये विवाद हुआ और दोनों पक्ष गंज थाना पहुंच गए। पुलिस ने समझाइश की
लाठीचार्ज हालांकि करना पड़ा। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हो गए। समाज विशेष के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट भी की थी। एक पक्ष के लोगों ने गंज थाने का घेराव किया। 5 थाने की पुलिस तैनात हुई। घायलों का JLN अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दी जा रही है। ये लोंगे मोहल्ला पानी की टंकी की यहाँ की घटना है। बच्चे नीचे खेल रहे थे, ऊपर से उनके मुसलमानों के बच्चे भाटे फेंक रहे थे। हमारे 2-3 बच्चों को लग गई तो हमारे नीचे से हमने बोला बोले कि भाटे क्यों फेंक रहे हो, हमारे बच्चों को लग रहा है क्योंकि उनका घर ऊपर है हमारे नीचे। हमने इतना सा बोला तो बोला क्या कर लोगे, जाओ भंगियो चुपचाप बैठ जाओ। तो हमने बोला बदतमीजी से मत बोल, मैं देख बच्चे हैं जिसलिए हम प्यार से बोल रहे हैं। तो उनसे बड़े बड़े बोलने लग गए, बोले क्या कर लोगे तुम। तो मैंने बोला देखो बात मत बढ़ाओ, जो बात होगी बस इनको मना कर दो, भाटे डिंडे नहीं फेंके, हमारे बच्चों के लग गई है, इसके भी लग गई। फिर हमने बोला तो हम उसको चुप करने के लिए बोले, फिर वो लेडी से बोलने लग गई। हमने बोला देखो आप लोग मत बोलो, बच्चों को समझा लो। तो ना जेंट्स बोलने लगे क्या कर लोगे ऐसे करने लग गए। तो मेरे देवर और गए बोले कि देखो बात को मत बढ़ाओ, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चलो कहीं से भी आए हो तुम, कहीं से भी बसे हो, हमें मतलब नहीं है। तो ना वहाँ से इतना बोलते बोले क्या कर लोगे तुम, भंगियों के हमारे मुकाबला करोगे कि यूँ करोगे। उन्होंने लेके हमला कर दिया। मेरे देवर निहत्ते थे, किसी ने तलवार ली ना कुछ नहीं, उनके पास तो सोच के भी नहीं गए थे कि झगड़ा हो जाएगा, वो तो छुड़ाने गए थे। उनके पीछे हम भागे तो हमारे भी कपड़े लगते लेडीजों ने भागे। पुलिस वाले लेडीज तो एक भी नहीं आई है, उनको तो लाए नहीं अभी तक। लेडीजों ने भी हमला करा। मेरे को मारी लेडीज है। वो बंगाली भी मोहल्ले के अंदर बच्चे जो कंचे खेलते हैं, कांच की गोलियां खेलते हैं, तो गोलियां वो कंचे खेलने की बात को लेकर के प्रथम दृष्टया जो बात आई है सामने कि उस बात को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर के 2 पक्षों के अंदर पत्थरबाजी हुई है। सर कितने लोग बोले तो दे मेरे अभी एक्यूरेट नहीं है कितने इंजर्ड हैं, कौन कौन कल्प्रेट्स हैं। FIR दर्ज होने के पश्चात ही इस बारे में बताया जा सकता है कि एक्यूरेट कितने लोग इंजर्ड हैं और कौन कौन आरोपी हैं। थाने पर भीड़ लगी हुई, क्या मांग कर रहे हैं लोग? कोई मांग नहीं कर रहे, बिल्कुल मौके पर शांति व्यवस्था है। ये लोग तो जो इंजर्ड लोग हैं या फिर जो दोनों पक्षों के लोग हैं, उन लोगों के समर्थक लोग। सर इसमें पुलिस ने भी अल्पबल प्रयोग किया।